नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल पर प्रसारित किए जा रहे एक खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा लोकसभा संसदीय सीट, और जहां पर भाजपा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और आप ताबड़तोड़ प्रचार में इन दिनों जुटे हुए हैं, तो जनता का कैसा रिस्पांस अभी आपको मिल रहा है और कितने आश्वस्त आप अपनी जीत को लेकर हैं? मैंने 2 तारीख से बाबा बैजनाथ के चरणों में शीश नवाकर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने चुनाव प्रचार का अभियान का शुभारंभ कर दिया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस लोकसभा क्षेत्र का एक राउंड पूरा करके दूसरा राउंड भी आधा कर चुका हूं। और जिस तरह का मैं जनमानस में जन समर्थन देख रहा हूं, जिस तरह का मोदी जी के प्रति जनमानस का प्यार है, स्नेह है, उसको देखकर मैं अपने इस 1 महीने का अनुभव से बता सकता हूं कि मोदी जी तीसरी बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मूड है जनता का, ये जनता का मूड है, ये जन समर्थन है। और ये मोदी जी की 10 वर्षों की जो उनका रिकॉर्ड है और आने वाले 25 वर्षों की उनकी भारतवर्ष, हिमाचल प्रदेश और इस पार्लियामेंट्री के लिए जो योजना है, उसका जन समर्थन है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी, बहुत बढ़िया सर। एक संक्षेप में आपसे आपका परिचय जानने की कोशिश करने चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि कैसे आपने डॉक्टर की डिग्री के बाद आपने कैसे आपका राजनीतिक जीवन में आना हुआ, किस तरह से आज आप अपने आप को देखते हैं मैं राजनीतिक स्तर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश के सचिव के रूप में, राष्ट्रीय कार्य समिति के रूप में, सदस्य के रूप में रहा हूँ। और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के लगभग सभी चुनाव लड़े हैं और सभी जीते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर से। और जब मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह, प्यार, क्योंकि राष्ट्रवाद और देश के प्रति सोच जिस दल की थी, वो संस्कार स्कूल में और कॉलेज में आ गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो एक देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र की भावना के प्रति ये जो सोच, ये बचपन से थी। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और उसके बाद ये विचार कर लिया कि सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे, अपना क्लिनिक करेंगे और साथ में पार्टी की सेवा करेंगे। और मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युवा मोर्चा के जो मेरा जसूर 3 बूथ है, उसके अध्यक्ष के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था मैंने। और उसके बाद पार्टी ने देखा, जांचा, परखा, मुझे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री के रूप में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री के रूप में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव, प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। और मैंने भी कोशिश की कि जो दायित्व पार्टी ने दिया, जो मिला, बहुत कुछ मिला पार्टी की ओर से, जो मिला उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया। और आज उसकी परिणति ये है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो दरियां बिछाता था, मंच सजाता था, बड़े बड़े नेताओं के कुर्सियां लगाता था, आज पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने उस एक छोटे से कार्यकर्ता को आदेश कर दिया कि आपको इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी, हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई का, जननायक जयराम ठाकुर जी का, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी का, आदरणीय सिद्धार्थन जी का, श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का, और हिमाचल प्रदेश के 2 वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय शांता कुमार जी का और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उनके चरणों में नमन, बंदन और प्रणाम करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा आदेश कि आप जाइए और जनमानस का समर्थन हासिल करिए, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना। अभी हमने शांता कुमार जी से भी इस विषय पर बात की, जब उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी यानी कि आपके बारे में जब कांगड़ा संसदीय सीट से उन्होंने बात करी तो बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने एक साफ छवि वाले, ईमानदार व्यक्ति और एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी जीत के प्रति आश्वस्त थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक राजनीतिक जीवन में एक आदर्श, आपने एक नेता के रूप में, एक आदर्श नेता के रूप में अब तक किसे देखा है?
राजनीतिक जीवन में अटल जी हमारे आदर्श थे। जिस समय मैं राजनीति में आया तो हिमाचल प्रदेश में श्रद्धेय शांता कुमार जी थे और देश में अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पौधे को लगाया, सींचा, खाद दी और आज उसकी परिणति है कि इतना बड़ा वट वृक्ष भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। लेकिन अब नरेंद्र भाई मोदी विश्व विख्यात नेता, आज पूरा विश्व जिनकी और हसरत भरी निगाहों से देखता है। विश्व में कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए यदि किसी व्यक्तित्व की ओर देखा जाता है, विश्व के बड़े बड़े देश, उनकी भी मैं बात करता हूँ, यदि किसी व्यक्तित्व की ओर देखते हैं तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज उनके आदर्श जो हैं वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश, केवल 4 सांसद, छोटा सा हिमाचल प्रदेश। और धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का कि छोटे से हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा नेता जगत प्रकाश नड्डा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो नरेंद्र भाई मोदी इस समय विश्व विख्यात नेता और पार्टी को सजाने में, संवारने में और पार्टी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने में कितना बड़ा योगदान उनका है, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास, इस छोटे से कार्यकर्ता के पास शब्द नहीं है। जी, 400 पार का नारा उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने इस वर्ष दिया है कि इस चुनाव में 400 पार भाजपा प्राप्त करेगी। आपका मानना क्या है? कितने आप आश्वस्त हैं इस बात से कि इस वक्त वाकई बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर है कि 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? 400 पार के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश 4/4 करेगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं हिंदुस्तान के, उन चैनल्स की आप सर्वेस देख लीजिए। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है और अभी से जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके जो सर्वे आए हैं, उन सर्वे का रिजल्ट आपके सामने है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, जो सिफोलॉजिस्ट हैं, जिनकी पढ़ाई केवल इसी में होती है, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं जन समर्थन देख रहा हूँ, जो मैं इस पार्लियामेंट्री में घूम कर देख रहा हूँ, मैं जो जन समर्थन, जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति, जनता का स्नेह मोदी जी के प्रति जो मैं देख रहा हूँ, ये जितने बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने सिफोलॉजिस्ट हैं, 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन। अभी की बात करें, आपके संसदीय क्षेत्र में आप आए दिन आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो भाजपा ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा वेल इन टाइम करके एक समय दिया है आपको प्रचार के लिए, एक बहुत लंबा समय है आपके पास उपलब्ध। वहीं जब दूसरी तरफ हम विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से अभी तक ना प्रत्याशी की घोषणा हुई है और ना ही किसी तरह का विशेष प्रचार देखा गया है। लेकिन मैं आपकी बात जानना चाहूँगा कि आप किन विषयों के साथ, किन मुद्दों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ आपकी प्राथमिकताओं में रहेगा जब ही आप रिजल्ट आने पर आप विजयी होंगे? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र जो है उसको टूरिज्म के दृष्टि से एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। और मैं तो इस बार इतने बढ़िया स्थानों पर गया हूँ, टूरिज्म की दृष्टि से इतने वर्जिन प्लेसेस हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर आप उसकी खूबसूरती को निहारें और यदि हम टूरिस्ट को वहाँ तक पहुँचाएँ तो आने वाले समय में इस प्रदेश की इकॉनमी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इतना सुंदर धौलाधार आप पीछे देख रहे हैं, इस धौलाधार तक कैसे टूरिस्ट को पहुंचाना है, इसकी दृष्टि में काम करने का प्रयत्न करेंगे। और रोपवेज की बहुत आवश्यकता है इस लोकसभा क्षेत्र में, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। और मैं तो कहता हूं कि गडकरी जी हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और क्या आप सोच सकते हैं कि छोटा सा हिमाचल प्रदेश, केवल 4 सांसद, 3 4 लेन का काम चल रहा है। आप चले जाइए पठानकोट से मंडी की ओर, कितना ज़ोरों से काम चला है। आप चले जाए कांगड़ा से शिमला की ओर, कितना ज़ोरों से काम चला है।
वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल में पहुंच गई, और हिमाचल की जो ये कांगड़ा की जो ट्रेन है, ये एक लाइफ लाइन है। किसी कारणवश वो रुकी पड़ी है, ब्रिज डैमेज हो गया, कुछ और कारण है, तो इस लाइफ लाइन को भी चलाएंगे भी और इसमें सुधार करने की भी कोशिश करेंगे, ये मेरे मन में है। कितने ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं आपके संसदीय क्षेत्र से जिनको आप समझते हैं कि वो एक लंबे अरसे से लंबित पड़े हैं और जिन्हें आप गति देने का प्रयास करेंगे आने वाले समय? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जी। हिमाचल इस कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का एक भावनात्मक मुद्दा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का 250 करोड़ रुपया धर्मशाला के इसको सेटअप को बनाने के लिए दे दिया गया है। फॉरेस्ट क्लींस कर दी गई, पर्यावरण की समस्या का समाधान कर दिया गया। उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश की सरकार को केवल 30 करोड़ रुपया जमा करवाने थे, केवल 30 करोड़ रुपया, और पिछले 8 महीने से उन्होंने ये जमा नहीं करवाए हैं। 250 करोड़ रुका पड़ा है, प्रोजेक्ट ठप पड़ा है। इसके लिए मैं कड़े शब्दों से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की निंदा करता हूं कि एक भावनात्मक मुद्दा जो इस पार्लियामेंट्री से जुड़ा मुद्दा है, उसको उन्होंने रोक दिया है। ये नहीं करना चाहिए था। और जो आपने कहा जो लंबित पड़े हैं, उसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है, इसको बड़े जोर से उठाएंगे और इसको सिरे चढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जिस तरह से प्रदेश की वर्तमान सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि आपदा के समय में उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली, कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि केंद्र की ओर बनाने की या तो कोशिश की जा रही है या उनके सिर्फ आरोप हम कह सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, मुख्यमंत्री महोदय की ओर से लगाए दिए गए। अगर देखा जाए तो ऐसे में उनकी बातों का जो असर है, ये जो आपके जो लोकसभा चुनाव है 4 सीटें इन पर, और या इसके अलावा जो 6 उपचुनाव जिन पर होने जा रहे हैं, क्या इन चुनावों पर इन सब का कोई मिला जुला असर रहने वाला है या फिर इसे निराधार साबित कर पाने में भाजपा सफल हो पाएगी? ये अनर्गल आरोप हैं, और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपदा में जैसे आपदा आई, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जगत प्रकाश नड्डा जी एकदम से हिमाचल में पहुंचे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे बातचीत की। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी यहाँ पहुँचे, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा, 1800 करोड़ रुपया आपदा में केंद्र सरकार की ओर से मिला है, लेकिन एक शब्द केंद्र की सरकार की प्रशंसा में हिमाचल की सरकार ने नहीं कहा। ये बहुत बुरी बात है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। और जो आरोप होते हैं, इन आरोपों का आजकल जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। टेलीविज़न देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ ना, मोदी जी की कुछ योजना जिनका मुझे भी पता नहीं है, वो नीचे से आवाज़ आती है जनता जनार्दन की, आप ये भूल गए, ये भी योजना मोदी जी की है। तो ऐसा आलम है, मैं केवल कांगड़ा चंबा की बात नहीं करता, पूरे देश में ऐसा आलम है। और ये 1800 करोड़ रुपया, इसका कोई जिक्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। और मैं एक और आरोप लगाता हूँ कि सुपात्र को वो सहायता नहीं मिली, इसमें पिक एंड चूज किया गया, इसमें भाई भतीजावाद किया गया, इसमें नेपोटिज्म किया गया, उनको नहीं मिली। ये मेरा खुला आरोप है, इसका जवाब देना पड़ेगा प्रदेश की सरकार को। यानी भाजपा ये दावा कर रही है कि प्रदेश सरकार में आपदा के समय जो पात्र व्यक्ति थे, जी बिल्कुल, जिनका घर बार गया, उन्हें राहत राशि नहीं दी गई। ये काफ़ी दिनों से ये आरोप मीडिया में भी है, सुर्खियों में है कि ये लगाया जा रहा है भाजपा नेताओं द्वारा। तो क्या इसके खिलाफ भाजपा कुछ करना चाहेगी प्रदेश के खिलाफ? क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं कि 1 जून को प्रदेश सरकार एक नहीं बल्कि 2 सरकारें चुने जा रही, तो क्या ये ऑपरेशन लोटस वाली जो एक बात कही जा रही है, तो क्या ये उसकी ओर इशारा इंगित करता है? ऑपरेशन लोटस की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इस सरकार में इतना विरोधाभास है, आपस में इतना विरोधाभास है, इतने जबरदस्त कन्फ्लिक्ट के से गुजर रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने भार से गिर जाएगी। 6 विधायक इनको छोड़ के आ गए, 6 विधायक इनको छोड़ के आ गए।
कौन छोड़ता है विधायकी? अभी 15 महीने हुए केवल, स्वाभिमान के चलते, और उन्होंने जो जो आरोप लगाए हैं आपके सामने हैं। तो किस स्थिति में होगी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार? बजट पारित करने के लिए नेता विपक्ष सहित 15 लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया बिना किसी कारण के। फिर जाके उन्होंने बजट पारित किया। कहां बहुमत में है ये सरकार? मुझे बताइए ना, कहां बहुमत में है ये सरकार? इस सरकार बहुमत भी खो चुकी है और जन विश्वास भी खो चुकी है। कितनी गारंटियां दी इन्होंने? महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, और कितने बड़े बड़े नेताओं के वीडियोस आपने देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। घर में 4 महिलाएं हैं तो 6000 रुपया। दिल्ली से एक बहुत बड़ी नेत्री आई थी, पूरे प्रदेश में घूमकर दिसंबर में सरकार बनाई है, जनवरी में पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, 1500 रुपया आपके घर में आ जाएगा। यदि 4 महिलाएं हैं तो 6000 रुपया हर महीने आ जाएगा। ये कहा था, आज 15 महीने हो गए। नौजवानों को कहा हिमाचल प्रदेश में बहुत बेरोजगारी है, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। आज 15 महीने हो गए, कहाँ नौकरियां मिली? फिर कहा 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जयराम ठाकुर जी ने जो 125 यूनिट बिजली दी थी फ्री, वो भी बंद कर दी। और सुक्खू जी की व्यवस्था परिवर्तन को देखिए, 22 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी कर दी। आज 15 महीने हो गए, जनता इंतजार कर रही है। 2 हर विधानसभा क्षेत्र में सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। आज 15 महीने हो गए, जनता इंतजार कर रही है। और कितनी गारंटीज, गोबर खरीद लेंगे 2 रुपये किलो, लोगों ने घरों में ढेर लगा दिए, वो भी सूख गया अब तो। आज 15 महीने हो गए। किसानों को कहा गाय भैंस पालिए, आपके घर से हमारे मिल्क फेड के लोग आएंगे, 100 रुपये पर लीटर, हर घर से 10 किलो दूध खरीदेंगे। आज 15 महीने हो गए, जनता इंतजार कर रही है। और जनता अब तो जनता केवल आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के जाने का इंतजार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, झूठी गारंटियाँ दी हैं। जयराम ठाकुर जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। जयराम ठाकुर जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, हिमाचल प्रदेश में आधी आबादी मातृशक्ति की है, उनको बसों में 50% किराया माफ़ कर दिया था। कोई गारंटी तो नहीं दी थी उन्होंने। जयराम ठाकुर जी ने कितने काम किए, सहारा योजना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला था कि जिसने ये देखा कि इस घर में ऐसे मरीज हैं जिसकी कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, और जब तक जीवन है तब तक दवाई खानी है। उसके घर में उसके नाम पर हर महीने 3000 रुपया जयराम ठाकुर जी ने दे दिया। और मैं भर्त्सना करता हूं इस प्रदेश की सरकार की, वो 3000 रुपया बंद कर दिया उन्होंने। क्या उनकी नहीं लगेगी? वो पाप नहीं लगेगा? कहां से टिकेगी ये सरकार? ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं सब लोग। जिस तरह से प्रत्यारोपों का भी दौर जारी है, दोनों ही दल, प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही प्रमुख नेता इस वक्त, चाहे नेता प्रतिपक्ष है या मुख्यमंत्री है, उनकी भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं भाजपा की भी, तो क्या दलगत राजनीति भाजपा पर भी हावी है, या गुटबाजी का एक जो असर है कहीं भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर भी कहीं देखने को मिलता है प्रदेश में? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। जी, और एक और बात जानना चाहूँगा। बिंदल जी संगठन के सर्वे सर्वा हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी नेता विपक्ष हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, और ऐसे नेता जो इस समय हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, बिंदल जी संगठन के शिल्पी हैं वो, क्योंकि मैं उनके साथ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। और जयराम ठाकुर जी 6ठी बार के लगातार के विधायक हैं, और आप देखिए जितनी बार वो विधायक बने उतनी बार उनका जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया। और इस बार आपको पता होगा ना, भूतो भविष्यति इसलिए नहीं कहूँगा कि वो रिकॉर्ड अपना फिर से तोड़ेंगे अगली बार। 38,000 मार्जिन था उनका जीत का। तो ऐसे 2 नेता हिमाचल प्रदेश में हैं, और एक टीम है, इतने बढ़िया नेता हैं, सब मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इस एकजुटता की बात आप मानते हैं, आपका दल मानता है, लेकिन कांग्रेस कुछ और कह रही है। कांग्रेस का मानना ये है कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे आपके नेता हैं जो उनके साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब कांग्रेस क्या बोले? जिसके 6 विधायक चले गए
उनको थोड़ा कवर अप तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना जी। तो कोई सच्चाई नहीं है इसमें, कोई सच्चाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कैडर बेस्ड पार्टी है, ऐसा संगठित दल है और भविष्य है देश का। आज देश में जनमानस इसलिए मोदी जी का समर्थन करता है, इसलिए मोदी जी को स्नेह करता है, इसलिए मोदी जी को प्यार करता है, क्योंकि उनको पता है देश का भविष्य यदि किसी हाथ में सुरक्षित है तो वो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। अब डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा? डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा? जो 400 से 40 तक आ गए और अगले लोकसभा के चुनाव में देखिए वो कहाँ पहुँच जाएंगे, कि उस दल में जाएगा जो 2 से 303 हो गया और लक्ष्य 400 पार का दिया है, वो हम करेंगे पार। तो कौन सा दल क्षितिज पे चमक रहा है और कौन सा दल पाताल की ओर जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बार जो 2024 का ये लोकतंत्र का महापर्व, हम इसे कहेंगे 18वां जो पर्व है, इस पर्व में श्री राम स्थापना और राम मंदिर से जुड़ी तमाम घटनाक्रम, वो जो 34 वर्षों का जो एक स्ट्रगल है भाजपा का, तो कहीं ना कहीं क्या चुनावों में उसका एक आपको पॉजिटिव जो है असर देखता हुआ मिलता है या नहीं? किस तरह से देखेंगे उसे? 500 वर्षों से जो मामला लंबित था और कांग्रेस उस समय प्रदेश में भी और देश में सत्तासीन थी, इस विषय की कभी चिंता नहीं की उन्होंने। प्रभु श्री राम हम सब के राष्ट्र पुरुष हैं, हमारी आस्था का प्रतीक हैं, हिंदुओं की भावनाओं के प्रतीक है वो। लेकिन कांग्रेस ने चिंता नहीं की, केवल अपीसमेंट के चलते चिंता नहीं की। इसके लिए मैं बड़े कड़े शब्दों में ये निंदा करता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के भव्य राम मंदिर तैयार कर दिया गया है। और जरा आप जाकर देखें, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल बन गया है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान है। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी भावनाओं का मुद्दा है और हमारी भावनाओं की चिंता नरेंद्र भाई मोदी ने की है। अब जनमानस इसके विषय में क्या सोचता है बताने की आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल। तो चलिए चलते चलते आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि 1 जून के लिए, 1 जून के उस खास दिन के लिए हमारे दर्शक और प्रदेश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, एक तो अधिक से अधिक मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें, मोदी जी के लिए मतदान करें। और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से मोदी जी के सिपाही, इस छोटे से कार्यकर्ता जिसको हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का आदेश किया है, उसको अपने चरणों में स्थान दें, उसको आशीर्वाद दें, उसको शुभकामनाएं दें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास बातचीत से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हमने बातचीत की है डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है कांगड़ा लोकसभा सीट से। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।